तो जब हम यहां पे आए तो हमने सबसे पहले देखा कि क्या ऐसा है जिसके कारण हमने एमआरटीपी एक्ट को क्या कर दिया, हटा दिया, और किस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, कंपटीशन एक्ट को। इसमें हमने सबसे पहला जो है डेफिनेशन जो देखा था वो था एग्रीमेंट का, और मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने एग्रीमेंट का डेफिनेशन बहुत क्या लिया है, ब्रॉड लिया। ऐसा इसीलिए ताकि अगर हम किसी चीज को एग्रीमेंट के दायरे में लाना चाहें तो बड़े आराम से ला सके, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लिखा होगा इफ एनी एग्रीमेंट इज मेकिंग एनी हार्मफुल इफेक्ट और एनी एडवर्स इफेक्ट टू कॉम्पिटिशन, तो हम ये करेंगे। पता चला कि वो एग्रीमेंट के ही दायरे में नहीं आएगा, इसलिए हमने यहां एग्रीमेंट में बोला कि चाहे वो रिटन हो या ओरल हो, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो या इन्फोर्सेबल ना हो, वो सब किसके दायरे में आएंगे, एग्रीमेंट। फिर हमने एंटरप्राइज देखा था, और एंटरप्राइज में हमने देखा कि चाहे कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा हो, चाहे कोई क्या हो, पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस भी फॉर्मेट में वो बिजनेस कर रहे होंगे वो सब क्या कहलाएगा, एंटरप्राइज। और यहां पे ए पर्सन का मतलब सारे बिरादरी हैं पर्सन के, कंपनी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सारे के सारे। और साथ में किसको शामिल कर दिया, गवर्नमेंट को भी। ऐसा इसीलिए कि कहीं गवर्नमेंट भी अगर किसी बिजनेस में है तो वो भी कुछ ऐसा मोनोपोली ना करे, कुछ ऐसा ना करे जो कंज्यूमर के लिए सही ना हो। इसके बाद हमने देखा था कार्टेल, और कार्टेल में हमने पढ़ा था कि कार्टेल का मतलब है एसोसिएशन। जब कोई मिलकर के काम करे तो उसे कार्टेल कहते हैं, लेकिन कहा गया कि कार्टेल जो है वो तब बुरा है, एसोसिएशन बनाना तब बुरा है जब उसका कंपटीशन पे बुरा प्रभाव है। तो कंपटीशन एक्ट ने कहा कि हम सारे कार्टेल को मना नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई एसोसिएशन बना रहा है, किन लोगों का, अरे भाई प्रोड्यूसर, सेलर, हमने बड़े सारे एग्जाम्पल इसमें लिए थे, पेन बेचने वाला है या फिर सर्विस प्रोवाइड करने वाला, आपका जो है वो वोडाफोन, एयरटेल, जियो, यही सब आपस में मिल गए। कह रहे मिल गए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलने के बाद जो तांडव मचा रहे हैं वो कंज्यूमर के लिए अगर सही नहीं है तो वैसा कार्टेल करने देंगे, और अगर मिलने के बाद और लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो करने देंगे। जैसे हुआ भी है, वोडाफोन और आइडिया मिल गई, अगर आपको पता हो तो उन्होंने कहा कि इसके मिलने से कहा कि और बड़ा नेटवर्क होगा, हम चीजों को और सस्ता करेंगे, तो बोला जय हो, उसे इजाजत मिल गई। कंज्यूमर, सेम डेफिनेशन जो वहां पढ़ा, लेकिन इसमें हमने कुछ चीजों को और ऐड किया। कहा कि अगर सेल के लिए या किस चीज के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, तो भी क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर कहलाएंगे, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर नहीं था। गुड्स पढ़ा, सर्विसेज पढ़ा, और हमने देखा था रेलिवेंट मार्केट। और मैंने आपको कहा था इस डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल था, और टेक्निकल बस इतना ही था कि रेलिवेंट मार्केट दो चीजों के अकॉर्डिंग हमने देखा था, एक है रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, एक हमारा रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट जब हम देखते हैं तो एक प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, जिस जिस ज्योग्राफिकल एरिया में उसका एक जैसा क्या हो, डिमांड, सप्लाई या कंजम्पशन हो, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट। लेकिन रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट के लिए हम प्रोडक्ट भी लेते हैं और उसी प्रोडक्ट का क्या लेते हैं, सब्स्टिट्यूट, और वो दोनों मिल करके जहां जहां उसका एक जैसा डिमांड, सप्लाई या क्या हो, कंजम्पशन हो, उसे हम क्या कह देते हैं, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट कह देते हैं। जैसे चाय, कॉफी, कुरकुरे, बिंगो, टेढ़ा मेढ़ा, जो भी नाम हो, जिस भी तरह से। कोल्ड ड्रिंक में है तो भाई हर तरह के कोल्ड ड्रिंक। आइए अब यहां से बढ़ते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। याद रखिए एग्रीमेंट हमें पता है, हाँ या ना, नाम क्या है, कह रहे हैं कि एग्रीमेंट से हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत किससे है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट से। हमें कार्टेल से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कार्टेल भी तो एक तरह का एग्रीमेंट ही है, देखिए ना लिखा तो हुआ है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर ये एग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में बदल जाता है तो हमें दिक्कत है। कहा भाई किसको कहते हो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, कहा नो एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का डेफिनेशन क्लियर, इंडिविजुअल, कंपनी, गवर्नमेंट, कोई भी shall not enter into any agreement। देखिए एग्रीमेंट भी क्लियर, यानी कि बिजनेस चाहे आप किसी भी तरीके से क्यों ना कर रहे हो, ओरली, रिटेन या स्टाम्प पेपर पे या रजिस्ट्रेशन करा करके, किसी भी तरीके से, कौन से लोग, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन, कंट्रोल, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विच कॉज और लाइकली टू कॉज व्हाट,
एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। यहां पे एप्रिशिएबल वर्ड का मतलब बहुत बुरा। याद कीजिए, मैंने आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ाते वक्त ये जिक्र भी किया था। दो चीजों का किया था। एक किया था क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। अगर वो एक बोले कि क्वालिफिकेशन ऑफ दिस स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि ये कितने पढ़े लिखे हैं। बट अगर कहीं बोला जाता है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटर ने सीए, सीएस, सीए में क्या क्या किया हुआ है। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का मतलब कि ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए आया तो उसने क्या रिमार्क दिया, क्या क्या कमेंट दिया। तभी तो हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में इस बात को पढ़ा था कि हमें सिर्फ उसके डिक्शनरी मतलब को नहीं समझना रहता है, उस कॉन्टेस्ट में जो मतलब है वो समझना रहता है। एप्रिशिएबल हमेशा पॉजिटिव वर्ड है, किसी को एप्रिशिएट करना। लेकिन यहां अगर एडवर्स के साथ आ जाए एप्रिशिएबल, तो इसका मतलब होता है एडवर्स का मतलब बुरा। एप्रिशिएबल साथ में आ गया तो बहुत बुरा या महानतम बुरा या घनघोर बुरा, जो भी कहना है आप कहिए। तो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा जो है वो एग्रीमेंट जो किसके बीच में हुआ है, किसके बीच में, एंटरप्राइज। क्यों बोला एंटरप्राइज, मुझे नहीं पता। दो इंसानों के बीच में हुआ है, एक इंसान और एक कंपनी के बीच में हुआ है, दो कंपनी के बीच में हुआ है, तीन कंपनी के बीच में हुआ, गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर के बीच में हुआ है। कहते हैं हमने सबको एंटरप्राइज में डाल दिया है। कैसे हुआ है, लिख करके नहीं हुआ है, ओरली हुआ है। कैसे ओरली हुआ है, जियो, वोडाफोन, या मान लीजिए कि जो भी आपका एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये सब मिल जाते हैं और कहते हैं चलो सबका जीना मुश्किल करते हैं। फिर से आप लौट चले उसी जमाने में जब 1 GB जो है वो 500-500 जो है वो रुपए में मिल रहा था। अब जब ऐसा वो करेंगे तो लिख करके करेंगे, लिख के करेंगे तब तो तुरंत पकड़े जाएंगे। ओरली कर रहे हैं, कह रहे हैं वो क्या है, कंपनी है। तो किस कैटेगरी में आ गए, एंटरप्राइज के कैटेगरी में। और तब इन्होंने कहा कि इनमें से किसी भी चीज पे वो क्या डाल रहे हैं, मतलब चाहे प्रोडक्शन पे बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, चाहे किस चीज पे, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, किसी चीज के लिए एग्रीमेंट कीजिए, किसी चीज से रिलेटेड एग्रीमेंट हो सकता है आप प्रोड्यूसर नहीं है, आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 4 डिस्ट्रीब्यूटर ही आपस में मिल गए और पता चला इस मार्केट में प्राइस बढ़ा दिया। कहा कोई भी हो, बस उसका कंपटीशन पे क्या पड़ना चाहिए, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, या तो पड़ रहा है या पड़ सकता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस एग्रीमेंट को। तो कार्टेल अपने आप में एक एग्रीमेंट ही तो है, बट वैसा कार्टेल, वैसा एग्रीमेंट जो किसमें बदल जाए, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में, वो करने की इजाजत नहीं है। एग्रीमेंट करना ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं है, कार्टेल बनाना ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं है, मर्जर अमलगमेशन ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं है, लेकिन वैसा जो होने के बाद क्या करे, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डाले, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। कहा इसके एग्जाम्पल टाइन, जितने भी आरटीपी मैंने आपको बताए थे, यही इसलिए मैंने एमआरटीपी एक्ट में बताया था, जितने भी मैंने आपको आरटीपी बताए थे वो सब क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे कहलाएंगे यह एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। टाइन अरेंजमेंट, आप एक सामान खरीदने के लिए गए, बंदा कह रहा है दूसरा भी खरीदना पड़ेगा, मतलब आप खरीदने गए टी शर्ट और कह रहा है जींस भी खरीदना पड़ेगा। आप चीजों को डील कर रहे हैं, आपसे वो सामान खरीदता है ना आपको सामान बेचता है, गिने चुने लोगों से सामान खरीद रहा है या गिने चुने लोगों को सामान बेच रहा है, या सिर्फ किसी को ही बेच रहा है, आपको नहीं बेच रहा है। कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी चीज बिजनेस ऐसे कर रहा है कि सामने वाले को कह रहा है कि देखो मेरा सामान इसी प्राइस में आगे भी बेचना, या फिर वो कह रहा है कि चलो आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद जो है हम सामान को जो है वो इतने ही प्राइस में बेचेंगे। मतलब किसी भी तरीके से बस इतना जान लीजिए कि उसका कंज्यूमर पे क्या पड़ रहा है, बुरा असर, और कंज्यूमर पे बुरा असर कहलाता है कंपटीशन पे बुरा प्रभाव पड़ना। तो जिसका कंपटीशन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़े ऐसा कोई एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते हैं। कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बुरा का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो एक रेफरेंस फ्रेम, मैंने आपको बोला ही था। अकबर ने बिरबल को बोला कि बिरबल इससे बड़ा, इस लाइन को छोटा कर दो, बिना छुए हुए, बिना मिटाए हुए। बिरबल ने जो है एक लाइन बगल में खींच दी, ये क्या हो गया, छोटा, ये क्या हो गया, बड़ा। अच्छा ये बड़ा है, अभी तो आपने बोला ये बड़ा है, अब कौन बड़ा है, ये सबसे बड़ा लाइन हो गया। कह रहे नहीं, ये सब जो है वो रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कैसे आप कहेंगे कि बुरा प्रभाव, क्या होने पे कहेंगे। किसी के लिए हो सकता है मार्केट में इतना सा भी चेंज आ जाए तो बुरा,
किसी के लिए नहीं है बुरा। तब इन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं कि किन किन चीजों को ध्यान में रखेंगे ये तय करने से पहले कि इसका मार्केट पे क्या है, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। और अगर ये निकल गया तो कौन सा एग्रीमेंट वो कहलाएगा, और अगर वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हो गया तो उसे करने देंगे, कहा नहीं, उसे हम करने की इजाजत नहीं देंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब देखिए वो कौन कौन से चीज है। कहा कि इन 6 में से कोई भी फैक्टर दिख जाए, इन 6 में से कोई भी क्या दिख जाए, अगर फैक्टर दिख जाए तो आप क्या कह दीजिए कि उसका मार्केट पे क्या है, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। आप एक बार जरा इसे जो है वो खुद से जो है वो देख लीजिए, किस चीज को, कि क्या एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट की इस बात को समझ पा रहे हैं। पहला, क्रिएशन ऑफ बैरियर टू न्यू एंट्रांस इन द मार्केट। इसका मतलब है कि दो लोग आपस में मिले, ए और बी कंपनी आपस में मिली। समझाने के लिए मैं कंपनी ले रहा हूं, लेकिन क्या कंपनी ही होगा, कहीं लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटरप्राइज। तो ए और बी कंपनी आपस में मिली, लेकिन इस ए और बी कंपनी के आपस में मिलने से क्या हो रहा है, अब नए प्लेयर मार्केट में नहीं आ पा रहे, उन्होंने ऐसा मार्केट क्रिएट कर दिया है। यानी कि लिंक, और मान लीजिए कि रेनॉल्ड्स पेन आपस में मिल गए, इन्होंने कुछ ऐसा मार्केट सिचुएशन प्राइसिंग का कर दिया कि कोई और अब इन्हीं नहीं कर पा रहे हैं। तो बोला गया कि अगर इनके मिलने से ऐसा चीज हुआ तो इसका मतलब इसका मार्केट पे क्या है, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। कहा ठीक है। दूसरा, ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर आउट ऑफ द मार्केट। पहले नहीं था, ये दोनों जब से मिले हैं तब से जितने छुटकन छुटकन पेन कंपनी थे वो मार्केट से क्या हो जा रहे हैं, इसका मतलब अपना दुकान बंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा सर्वाइव करना पॉसिबल, कुछ ऐसा ही इन्होंने कर्मात किया है। तो इसका मतलब है कि इसका मार्केट पे क्या पड़ रहा है, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। फोर क्लोजर ऑफ कॉम्पिटिशन बाय हिंडरिंग एंट्री इनटू द मार्केट। फोरक्लोजर का मतलब होता है किसी चीज को पूर्णतः बंद कर देना, जैसे लोन का फोरक्लोजर, यानी कि आपने पूरे पैसे दे करके चीजों को चुकता कर दिया समय से पहले ही। कह रहे हैं कि पहले एक तो मार्केट में नए को आने नहीं दे रहे हैं, जो है उनको क्या कर रहे हैं, मार्केट से, वो मार्केट से निकलते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आ गया जब अब मार्केट में कोई बचा ही नहीं, सारे के सारे लोग मार्केट से क्या हो गए, चले गए। अगर ऐसा हो गया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाया फोरक्लोजर। जब कोई अब बचा ही नहीं तो इसका तो मार्केट में कंपटीशन रहा, पहले नहीं था। जब से ये ए और बी कंपनी, लिंक और रेनॉल्ड्स कंपनी आपस में मिली, तब से कोई और नया कंपनी जो है वो पेन का मार्केट में नहीं आया। जो था वो भी धीरे धीरे निकलना क्या हो गया, शुरू हो गया। और एक समय ऐसा आ गया जब अब कोई भी मार्केट में कॉम्पिटिटर हमारा नहीं बचा। और अगर ऐसा हुआ तो ये क्या कहलाया, फोरक्लोजर। और अगर इन तीनों में से कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे, मार्केट पे कैसा इफेक्ट है, कंपटीशन पे, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। समझने के लिए आसान शब्दों में मैंने बोला बहुत बुरा प्रभाव। कहा कि अगला कह रहे हैं एक्रूअल ऑफ बेनिफिट टू कंज्यूमर। इधर मत देखिएगा नेगेटिव जो लिखा हुआ है, क्योंकि लॉ में कहीं ये नहीं लिखा हुआ, ये समझाने के लिए मैंने लिखा, आप एग्जाम में भी नहीं लिखेंगे। एक्रूअल ऑफ बेनिफिट टू कंज्यूमर, एक्रूअल का मतलब तो होता है मिलना, कि कंज्यूमर को बेनिफिट मिल रहा है। आप कहेंगे सर इसको क्यों बोला बुरा प्रभाव, कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है, कंज्यूमर को पहले बेनिफिट मिलता था नेगेटिव वे, जब से ये दोनों मिले हैं वो बेनिफिट मिलना बंद हो गया। 10-10 रुपए में कंज्यूमर को पेन मिलता था, अब जो है वो 20 में मिल रहा है। यानी कि ये, इसीलिए मैंने बोला ये नेगेटिव वे में लिखा हुआ है कि जो बेनिफिट आपके इस एग्रीमेंट से पहले मिलता था वो मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। आप कहेगा ये तो फिर अच्छा है, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। कह रहे हैं कि था, होता था, प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सब में इंप्रूवमेंट हो रहा था। लेकिन जब से ये दोनों मिले तब से वो क्या हो गया, बंद हो गया। प्रमोशन ऑफ टेक्निकल, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कह रहे हैं कि होता था, अब बंद हो गया। क्यों भाई, तो ए और बी आपस में मिल गए और ये दोनों मोबाइल की बहुत बड़ी कंपनी, मान लीजिए एक जो है वो मान लीजिए हमारा हो गया सैमसंग,
और एक मान लीजिए एमआई हो गया, ये दोनों मिल गए। अब ये दोनों पहले जब अलग अलग थे तो एक कंपनी अगर कुछ बना रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, और भी जो है वो फीचर्स ला रहा है। आप याद कीजिए पहले मोबाइल आता था येलो लाइट वाला, पता नहीं आप लोगों ने देखा भी होगा या नहीं, मोनोक्रोम, छोटा सा। हाँ, फिर नोकिया का ही आया मून लाइट, व्हाइट लाइट उसमें आया, तब कलर आया, तो सब पैड पे थे। उसके बाद फ्लैप वाला आया, फिर उसके बाद आना शुरू हुआ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आया तो लोगों को लगा कयामत। अब देखिए टच स्क्रीन हो सकता है कल को फूके स्क्रीन आ जाए। कहने का मतलब है कि ये इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है, क्या ये एक ही कंपनी में हो रहा है? नहीं, हर कंपनी का कंपटीशन है। जैसे ही नोकिया लाई, इधर जो है वो सैमसंग, इधर सोनी, ये आपस में मिल गए। अब कहते हैं हम ही तो हैं, लेना होगा तो वही लेंगे वरना नहीं लेंगे। तो वो सारा का सारा टेक्निकल, साइंटिफिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो गया, सब बंद हो गया। पहले होता था, आप दोनों के एग्रीमेंट के बाद से वो बंद हो गया। तो देखिए ये तीन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, कि जो पहले होता था अब होना क्या हो गया, कंज्यूमर को जो पहले बेनिफिट मिलता था वो मिलना बंद हो गया। पहले जो इंप्रूवमेंट हो रहा था प्रोडक्शन में, गुड्स में, सर्विसेज में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक में, वो सब क्या हो गया, वो सब बंद हो गया। ये सब जो है आपके आने के बाद हुआ है। ये सब पहले मिलता था, अब उल्टा हो गया है। और ये पहले नहीं था, आपके आने के बाद होने लगा। क्या कोई नए प्लेयर नहीं आ पा रहे हैं, जो थे वो भी बोरिया बिस्तर लेके जा रहे हैं, और होते होते वैसा सिचुएशन आया कि सबने अपना दुकान क्या कर लिया, बंद कर लिया। अगर इनमें से कोई चीज है तो इसका मतलब उसका कंपटीशन पे क्या है, और अगर किसी चीज का कंपटीशन पे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है तो वो क्या है, और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की इजाजत कंपटीशन एक्ट नहीं देता। क्लियर है ये? अब देखिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से, ये सब आपके में लिखा हुआ है जीटी। अब कह रहे हैं यहां पे कौन कौन से ऑथोरिटीज हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जरा मुझे बताइए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब आपने पढ़ा था तो वहां पे कोई ऑथोरिटी मिले थे आपको? हर एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी ऑथोरिटी बनाते, कौन मिले थे? हाँ, पहले तो दो थे, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और एक रिड्रेसल मशीनरी। फिर उसके भीतर जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट और सेंट्रल। लेकिन रिड्रेसल मशीनरी में आए तो फिर आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। यहां पे आपके पास दो हैं, एक का नाम है डायरेक्टर जनरल और एक का नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आप एक बार इन दोनों को बस पढ़ेंगे। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि क्या आप ये पता लगा पाते हैं कि इन दोनों में जो है वो बड़ा जो है वो कौन डिपार्टमेंट है और छोटा कौन है? खुद पढ़ के देखिए। मतलब मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं बताया, कि मुझे बस इतना आप बता दीजिए कि डायरेक्टर जनरल बड़ा है या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है? एक बार देखिए फटाक से।
पता चला कौन सा अथॉरिटी बड़ा है? कैसे? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है असिस्ट द सीसीआई इन इन्वेस्टिगेशन। हाँ, तो इसका मतलब है कि कंपटीशन एक्ट में सबसे बड़ा अथॉरिटी कौन? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। और उसके मदद के लिए कौन है? डायरेक्टर जनरल है। तो कहा गया कि जो सीसीआई है इसका कंपोजिशन कैसे हुआ भाई? तो जो इसके बॉस है उसका नाम क्या है? चेयरपर्सन। आप याद कीजिए, मैंने आपको एक चीज बताया था कि बॉस का नाम क्या होगा, ये अलग अलग जगह अलग अलग है। कहीं चेयरपर्सन कह देते हैं, कहीं पे प्रेसिडेंट कह देते हैं, कहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह देते हैं। और ये चीज हम लोगों ने देखा हुआ भी है। आप मुझे जो है नाम बताएंगे, पोजीशन बतलाएंगे कि कहां पे जो है ये बदला हुआ नाम है, किसमें किस नाम से हमने बॉस को पुकारा है, किसमें? नाम बताइए। इसको तो छोड़ ही दीजिए, किसी और एक्ट में मैंने आपको बतलाया था कि इस अथॉरिटी में जो बॉस है उसको चेयरपर्सन बुला रहे हैं, लेकिन इस हाँ, प्रोटेक्शन काउंसिल, हाँ जी, हमने देखा था वहां पे कि किस तरह से जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में जो बॉस थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, चाहे स्टेट काउंसिल हो, चाहे सेंट्रल काउंसिल हो, वहां जो बॉस थे उसको चेयरपर्सन कहते थे। लेकिन वही हमने देखा डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो हेड हैं उसको हम क्या बुलाते थे? प्रेसिडेंट। कहीं पे देखिएगा, आगे बताऊंगा जब सेबी वगैरह में, उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह देते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग है, कुछ जगहों पे कहीं पे कुछ। तो यहां क्या हम पुकार रहे हैं उसे? कितने मेंबर होंगे? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10। कहा क्या एलिजिबिलिटी है भाई? कहा गया कि या तो ये जज होने चाहिए किसके, या क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एट जज ऑफ, तभी ये चेयरपर्सन बनेंगे। अब देखिए, इसका मतलब है कि कंपटीशन लॉ से रिलेटेड मैटर को अगर लेकर के जाएंगे तो ये भी तो कोर्ट की तरह ही काम करेंगे ना। बस अंतर यही है कि वहां जाएंगे तो तारीख पे तारीख, और ये इसी चीज के लिए बने हुए हैं। कह रहे हैं जो मेंबर होंगे, कहा मेंबर अगर इस ये क्राइटेरिया फुलफिल करते तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो मेंबर के केस में अगर उनके पास कितने ईयर का एक्सपीरियंस हो, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, लेकिन किस चीज का? छोले कुलचे बेचने का। आज मुझे खाने का बहुत मन हो रहा है, कुलचे तो नहीं, छोले कुलचे, तो इसीलिए बार बार याद आ रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या छोले कुलचे जो है वो बेचने का एक्सपीरियंस? का नहीं, किस चीज का? ट्रेड, इकोनॉमी, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ और फाइनेंस का। कहा भाई इनका ऑफिस कितने दिनों का होगा? कहा कि इनका भी कार्यकाल 5 साल का, इनका भी 5 साल का। लेकिन एक चीज यहां दिया हुआ है, एज क्या दिया हुआ है? कि जो पहले हो जाए सेवा समाप्त। क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? आप याद कीजिए, सब हमने पढ़ा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, इसी तरह से वहां भी तो अथॉरिटी थे। कहा रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, बशर्ते अगर मैं हूं 55 साल का, 5 साल का टेन्योर पूरा कर लिया तो 60 का हुआ, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। हूं ही 60 साल का, 65 साल में पहुंचा तो खत्म सेवा, अब एज ही नहीं बचा तो रीअपॉइंटमेंट कैसे होगा? कहा ठीक। अगर हम बात करें डायरेक्टर जनरल का, तो क्या डायरेक्टर जनरल किसकी मदद के लिए है? अरे भाई सीसीआई को जब पता लगाना होगा कि इस चीज का एब्यूज हो रहा है या नहीं, या इसका कंपटीशन पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, वो क्या करेगा? ध्यान लगाएगा, बोल देगा हाँ पड़ रहा है, हाँ नहीं पड़ रहा है, इन्वेस्टिगेट। तो इसमें वो किसको काम सौंपेगा? डायरेक्टर जनरल को, कि जाओ पता लगाओ, पहले आप पता लगा करके और बताओ कि क्या सही में हो रहा है, तब मैं तय करूंगा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो भी उस दौरान प्रोसीडिंग होंगे, कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग का मतलब तो कोर्ट की तरह ही तो काम हो रहा है यहां पे। तो जब ये कोर्ट की तरह ही सुनवाई होती तो उस दौरान किसी को सम्मन भेजना है, किसी को वारंट भेजना है, डॉक्यूमेंट मंगवाना है, विटनेस को बुलाना है, तो ये काम सीसीआई तो बस ऑर्डर देंगे, उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कौन कराएगा? डायरेक्टर जनरल, कि फलाने पर्सन को लेकर के आओ। अब डायरेक्टर जनरल उसके नाम से सम्मन बनाएगा, पुलिस को देगा, और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेगा कि वो पर्सन उस दिन आना चाहिए, वारंट भेजा गया है। कह रहे इसका मतलब डायरेक्टर जनरल क्या हुआ? किसके इशारों पे काम करेगा? सीसीआई। पहला, जो काम इसे इन्वेस्टिगेशन का दिया जाएगा वो,
और दूसरा प्रोसीजर के दौरान वो वहां पे बैठा हुआ रहेगा कि जो जो नोटिंग करना है वो सब कौन देखे, डायरेक्टर जनरल। जज क्या करते हैं, जज तो बोल रहे होते हैं, उनके चीजों को नोट करने के लिए ऑलरेडी लोग बैठे हुए होते हैं। तो यही कौन है, हमारे डायरेक्टर जनरल है। इनका हाल समझ लीजिए वैसा ही है। सुओ मोटो का मतलब होता है अपने आप। तो अगर सीसीआई के नॉलेज में भी कोई चीज खुद से आया है और उसको वो इनिशिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन कंडक्ट कौन करेंगे प्रोसीडिंग को, डायरेक्टर जनरल। इसका मतलब यह हुआ कि डायरेक्टर जनरल इज accustomed टू एक्ट एज पर द डायरेक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई के अकॉर्डिंग। और इसका हाल मैं बता रहा था किस तरीके का, कि अगर आपके घर में आपसे जो है वो बड़ी बहन या भाई हो, और अगर आप जो है वो कुछ ज्यादा छोटे हैं, तो देखिए होता क्या है। हम लोग के साथ करती थी जो कजन थी, अपने भाई बहन में तो मैं सबसे बड़ा, लेकिन दीदी लोग कुछ थी वो बड़ी थी, कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, तो उस केस में जबरदस्त हुक्म चलाती थी। और हुक्म क्या होता था कि जरा रैक से वो बुक लेते आना, नाम बोल दी बुक का, तो पूछ देते थे कि किस कवर का कलर का कवर लगा हुआ है, शाहरुख खान वाला, ऋतिक रोशन वाला, कौन सा वाला। वैसा ही पहले कवर लोग लगाते थे। मतलब अभी ना कवर इस तरह का ब्राउन, और ये पहले जो टाइम्स ऑफ इंडिया और ये सब या हिंदुस्तान जो भी आता था, उसमें जो फिल्म वाला पेज होता था ना, वो घर में सब छुपा छुपा के रखते थे। तो वो लोग बड़ी थी तो उनकी ही चलती थी। हम छुटकन में आते थे तो हम जो है वो वही पेज लगाते थे जिस पेज पे लिखा रहता था आज 2 ट्रक पलट गया, तो ट्रक पलटा हुआ चक्का, ऐसे हमारे बुक में पलटे हुए चक्के, उनके में सुंदर सुंदर फोटो लगे हुए होते थे। तो हम वही वाला ट्रक पलटा हुआ लगाते थे। तो पूछते थे कौन सा वाला, तो कहती थी क्यों पढ़ा लिखा नहीं है क्या, बोला तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लिया या माइक्रो इकोनॉमिक्स लिया। मतलब देखिए कितने जो। फिर उसके बाद ये कॉपी ले जा और जा ये फलाने को दे करके आ जा, किसी दीदी को, सुमन दीदी को देके आ जा। और बोल देती थी कि अगर पूछे दीदी तो बोल देना कि दीदी पढ़ नहीं रही थी, कोई और काम कर रही थी। मतलब दीदी पढ़ रही है लेकिन बोल देती थी, मत बोलना पढ़ रहे थे, बोलना कुछ और काम कर रही थी। ठीक है, देने जाते थे। अब देखिए ऐसे करके दोहराया जा रहा है हर चीज के लिए। फिर अगर कहीं खड़े हैं तो एक गिलास पानी दे देना, खड़ा ही तो है। जी चाहता था लेट जाए, और हम छोटे थे तो हम ऐसे बैठते ही नहीं थे, हमें तो बस कुछ खेलते रहना है, कुछ करते रहना है। और वो लोग ठंड में आराम से रजाई के भीतर, और हमें ठंड भी नहीं लगती थी, बस खेलने दे दीजिए अभी बाहर। तो हमसे ऐसे का वही काम करवा रहा है डायरेक्टर जनरल। कॉपी लेके अगर अच्छी वाली दीदी है तो अच्छा है, जो दीदी चॉकलेट वगैरह देती थी, गए उनके पास, दे दिया, एक चॉकलेट मिला। अभी दीदी क्या कर रही थी, तो दीदी जो है वो पता नहीं कुछ कर रही थी, मैंने देखा नहीं। फिर जो है वो एक चॉकलेट मिला, एक और मिला, एक और मिला। फिर पूछती क्या कर रही थी दीदी, और दीदी पढ़ रही थी लेकिन बोली बताना मत पढ़ रहे थे। अब देखिए जो घर पे पढ़ता था वहां से फोन करे कि क्या रे भाई को ऐसे सिखलाती है छोटे को गलत गलत चीज, बताने से क्या मतलब, इस तरह का। मतलब ये कि हमसे बिल्कुल बिल्लागिरी वाला काम कराया जाता था। वही काम कौन करा रहा है, सीसीआई। जो बोलेगा डायरेक्टर जनरल को वो क्या करना रहेगा, करना रहेगा, उसके मदद के लिए ये है। चलिए, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ सीसीआई कितने दिन का कार्यकाल है, या इसका मतलब 5 साल या 65 साल जो भी हो जाए। लेकिन क्या कोई ऐसा सिचुएशन है जिस सिचुएशन में 5 साल नहीं पूरा हुआ है और 65 ईयर पूरा नहीं हुआ, फिर भी क्या इनको इनके पोजीशन से पूरे राजकीय सम्मान के साथ धक्का मार के निकाला जा सकता है। अब यही दिया हुआ है, ध्यान रखिए, ये सब शॉर्ट नोट्स है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है ये, 3-5 मार्क्स के, कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन व्हेन चेयरपर्सन और मेंबर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। अब देखिए कौन, इफ ही इज एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट। एडजस्ड का मतलब होता है कानूनी प्रोसेस के बाद अगर किसी को, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया घोषित कर दिया गया। तो आप कहिएगा सर इंसॉल्वेंट कौन होता है, जिनका एसेट उसके लायबिलिटी को मिट नहीं कर पाए वो कहलाता है इंसॉल्वेंट। गरीब को इंसॉल्वेंट नहीं कहते। जैसे मान लीजिए मैं गरीब आदमी, मेरे पास सिर्फ 10 रुपया, वो भी अभी नहीं है, तो मेरे पास 10 रुपया, मेरे पास पैसे जरूर कम है लेकिन मुझे किसी को पैसे नहीं देना है, तो मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी है नहीं। लेकिन हमारे ब्लैक एंड व्हाइट, इनके पास जो है वो
10 करोड़ रुपया, लेकिन इन्होंने बैंक से जो है वो 11 करोड़ का लोन ले रखा है। इनके प्रॉपर्टी जो है वो सब मिला दीजिए तो 10 करोड़ के, और इन्होंने बैंक से लोन कितना ले रखा है? क्या ये 11 करोड़ का लोन अपने प्रॉपर्टी को बेच के चुका सकते हैं? अगर जवाब है हां, तो ये इंसॉल्वेंट नहीं है। लेकिन अगर जवाब है ना, इन्होंने सब चुकाया फिर भी 1 करोड़ बचा रह गया, 1 करोड़ तो छोड़िए 1 रुपया बचा रह गया, नाउ शी विल बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। और अगर आप एक बार इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए तो आपको किसी के पैसे वगैरह नहीं देने पड़ते। आप कहेगा सर ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बता दी, ऐसा ही बात तो ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा बात पता चले कि बैंक और बाकी जगह से लोन लिया और इंसॉल्वेंट हो गया तो सही में नहीं देना है आपको। अगर कोर्ट नहीं, और इंसॉल्वेंट कोर्ट कब तय करेगा? जब आपके सारे प्रॉपर्टी को नीलाम कर देगा और उसके बावजूद भी कुछ पैसा बचा रह गया तो अब आपको इंसॉल्वेंट कर देगा कि अब आपको कोई पैसे नहीं देने, जितने थे वसूल लिए गए। आप कहिएगा सर ऐसे में तो लोग बहुत गड़बड़ करेंगे। कहा गया कि इंसॉल्वेंट पर्सन लॉ के नजरों में मरा हुआ माना जाता है। इन द आईज ऑफ लॉ ही इज अ डेड पर्सन। आप कोई नौकरी, किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब कुछ भी नहीं कर सकते। डायरेक्टर बनने के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ आप ग्रेजुएट हो क्या हो, लेकिन आप अनसाउंड माइंड के नहीं होना चाहिए और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। सोच के देख लीजिए। यानी कि इंसॉल्वेंट का मतलब हो गया कि याद है आप पढ़ते थे, आप कहिएगा सर हमारे लिए तो कोई बेइज्जती वाली बात नहीं, इंसॉल्वेंट हो गए तो हो गए, तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो आप लॉ के नजरों में डेड ही हैं, आप ऐसे ही डेड हो जाइए। था भी संस्कृत में एक लाइन, ज्ञानम न शीलम न वैभव न गुणम ते मृत्यु लोके भय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। पढ़े थे संस्कृत में। मतलब जिसके पास ज्ञान मतलब नॉलेज, गुण, शालीनता, डिसिप्लिन या जो है मानवता नहीं है, कहते हैं कि इस दुनिया में, इस धरती पे वो इंसान नहीं है, वो जानवर के समान है और समझिए वो घास चर रहा है। मतलब इंसान तभी इंसान जब उसमें इंसान के गुण हो। वैसे ही कह रहे हैं कि इंसॉल्वेंट पर्सन का मतलब है इन द आईज ऑफ लॉ ही इज डेड पर्सन। तो ऐसे केस में उनको 5 साल से पहले राजकीय सम्मान के साथ क्या कर दिया जाएगा? उनके पोजीशन से हटा दिया जाएगा। ही हैज बीन इंगेज्ड इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट। ये क्या मुफ्त की सेवा है? इसमें पैसे नहीं मिलते हैं? कहा मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो कोई और एम्प्लॉयमेंट में चले गए। कहा एम्प्लॉयमेंट में नहीं, किसमें गए हैं? पेड एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं कुछ जगहों पे, जैसे बड़े सारे जगहों पे जहां पेड एम्प्लॉयमेंट, और कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां के लिए मैं पेमेंट नहीं लेता। जैसे सेबी के मैं इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का मेंबर भी हूं। धीरे धीरे जानिएगा, सेबी जब बताऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अवेयर करने के लिए बड़ी जगह कॉलेजों में सेमिनार्स वगैरह होते हैं, जहां मैं मुफ्त में जाता हूं और सेमिनार लेता हूं। हाँ, इस चीज के लिए ठीक है, वो गाड़ी भेजा, जो भी भेजा, मैं वहां तक पहुंचा, वहां से आ गया। लेकिन इसके लिए ऑनरियम का मतलब बस ये है कि वहां अब लंच के समय गया तो कुछ खिला दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पैसे ले लिया, लेकिन कोई पेमेंट नहीं लेता उस चीज के लिए। हाँ, बाकी जगह सेमिनार के लिए घंटे मिनट के हिसाब से लेता हूं, तो गरीब आदमी का घर कैसे चलेगा, लेकिन इनसे नहीं। तो ये मेरा पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। अगर ऐसे ही किसी जगह है तो ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन वो किसी ऐसे भी बिजनेस में कंसल्टेंसी दे रहे हैं, वो खुलेआम। क्यों? इनसे ज्यादा कौन अच्छे से कंसल्टेंसी दे सकता है? खुद चेयरपर्सन, और ये है सीसीआई के, कि कैसे बिजनेस करो कि जिससे पकड़े ना जाओ और क्या कैसे करो। तो कहा कि अगर ऐसा है तो आपकी सेवा यहां से क्या हो गई? समाप्त। भले 5 साल और 65 ईयर्स नहीं हुआ तो भी। इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड, कन्विक्टेड का मतलब होता है जुर्म का साबित होना। जैसे अभी पी चिदम्बरम अरेस्ट हुए हैं, बट चार्ज उन पे लगा है, नॉट कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब केस चलेगा, जुर्म साबित होगा तो कन्विक्ट। जैसे लालू यादव कन्विक्टेड, यानी उनके ऊपर जुर्म क्या हो गया? साबित हो गया। इनके ऊपर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ। कन्विक्शन का मतलब जुर्म का साबित होना किसी ऑफेंस के लिए। और कौन सा ऑफेंस है? मोरल टर्पिट्यूड, जुर्म साबित हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया, जो जितने बड़े पोजीशन पे होते हैं उनको उतना ज्यादा डेकोरम फुलफिल करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला था, मैं सीएस का भी मेंबर, चार्टर्ड लंदन का भी मेंबर। अगर मेरे अगेंस्ट ये तय हो जाता है कि मैं रोड पे जो है वो चिमनी फैक्ट्री बन रहा था, तो मेरी मेंबरशिप चली जाएगी दोनों जगह की। हाँ, इसीलिए हाई इथिक्स मेंटेन करना है आपको। पता चला कि मैं जो है वो रोड पे अपने गाड़ी के भीतर गंगा जल का सेवन कर रहा हूं, नहीं अलाउड है ना, अनलॉफुल है। मोरल टर्पिट्यूड के दायरे में ये सब आता है। 5 रुपए का टिकट लिया,
डीटीसी के बस में और 15 के लाइक डिस्टेंस पे चला गया, जो आप हर दिन करते हैं। तो ये जो नहीं करते तो बड़ी अच्छी बात है, ये सब इसमें आता है। लेकिन आप मेरे ऊपर सिर्फ इल्जाम लगा देंगे तो नहीं, कि मैंने सर को देखा था, सर के एक हाथ में गंगाजल और एक हाथ में जो वो चिमनी फैक्ट्री बने हुए जा रहे थे, जबकि चाय कॉफी भी नहीं पीता। आपने इल्जाम लगाया तो मेरे ऊपर चार्ज लगा है, इस पे ट्रायल होगा, और अगर जुर्म साबित हो गया तो सही में ये ग्राउंड है जिसपे मैं सीएस के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा। ये जो मैंने मरमर के लिया है चार्टर्ड, और ये चार्टर्ड का जो है लंदन वाला, वो तो और खतरनाक है। उसमें तो कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन मेरे ऊपर एक साबित हो जाता है तो उस केस में, क्योंकि वो हाई इथिक्स को गवर्न करते, वो कहते हैं हमारे मेंबर ऐसे हिलते डुलते लफंगे नहीं हो सकते। तो ये बेसिकली यही यहां पे कह रहे हैं कि अगर इनके ऊपर जुर्म क्या हो गया है, साबित हो गया, तो इतने बड़े पोस्ट को ये अवेल करने के लायक नहीं है। इफ ही हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विच अफेक्ट हिज फंक्शन प्रिजुडिशियली, किसी कंपनी में जो है उनका शेयर ज्यादा हो गया और उसी कंपनी का जो है मामला आया है, मुझे एक चीज बताइए, क्या वो अनबाइस्ड रह पाएंगे? मान लीजिए कि उन्होंने जो है एक कंपनी, और वो कंपनी मान लीजिए एक ले लेते हैं टाटा कंपनी ही, उसमें उनके स्टेक हो गए। टाटा मोटर्स का कोई केस आया कि भाई टाटा के जो ट्रक लोगों ने खरीदे थे उसमें गलत निकल रहा है, ये निकल रहा है। अब उसके तो वो स्टेक होल्डर है, अगर कंपनी के अगेंस्ट सुनाएंगे तो शेयर का प्राइस गिरेगा, उन्हें नुकसान होगा, तो वो कहीं ना कहीं बाइस्ड हो जाएंगे। तो अगर कोई भी ऐसा इंटरेस्ट उनका क्या जॉब में नहीं है वहां पे, लेकिन उनका क्या इन्वॉल्व हो गया वो देखिए, एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, जो कि उनके चीजों को फंक्शन को क्या करे, प्रिजुडिस का मतलब होता है हार्मफुली इफेक्ट करना, उनके चीजों को हार्म कर रहा है, किनके चीजों को, सीसीआई के काम को। इफ ही हैज एब्यूज्ड व्हाट, सिंपल सी बात, घुस लेकर के क्या कर रहे हैं, फैसला सुना रहे, जज ही तो है ये कंपटीशन के मामलों में। इफ ही हैज बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल, कहा सिर्फ तब जब ये काम नहीं कर पाए, एक हाथ कट गया तो नहीं, हाँ दोनों हाथ ही कट गया, दोनों पैर कट गया तो कोई बात नहीं क्योंकि हाथ से काम करते हैं, लेकिन दोनों हाथ नहीं रहा तो फिजिकली नहीं कर पाएंगे। मेंटली के केस में कहीं जा रहे थे, सर पे कुछ गिरा, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, कौन हूं कहां हूं से निकलेंगे तब ना जजमेंट सुनाएंगे, क्योंकि जजमेंट सुनाने के लिए लॉ के सारे चीजों को समझना पड़ता है, दिमाग होना चाहिए, और वो तो अपने नाम तक को भूल गए, तो उन्हें कॉम्पिटिशन एक्ट कहां से याद होगा। तो ऐसे केस में उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी कितने दिन से पहले, इस 5 साल और 65 साल पूरे होने से पहले समाप्त हो जाएगी। हाँ जी, नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि जिससे क्या हो जाए, तभी तो ये फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे तय होगा कि इतने से जो है आपका कितना। अब मान लीजिए किसी कंपनी के 4 शेयर है, क्या आप जो है उसमें जो है वो इंफ्लुएंस, हाँ कंपनी के अगर मान लीजिए 40% शेयर है, 10, तभी तो फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन है। हाँ जी, व्हाट, no, that is not, I said one thing, be very careful, this totally depends on fact to fact basis, because if you change the circumstances then complete entire case will get changed। अब अगर हम कहीं भी बात करते हैं कि उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या नहीं, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए वो फैक्ट देखना पड़ेगा क्या है। अगर मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बन गया, नहीं लेता सैलरी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं डायरेक्टर हूं, ठीक है पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन डायरेक्टर हूं तो मैं फाइनेंशियली उसमें जुड़ा हुआ हूं या नहीं जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि उस कंपनी के शेयर का एक हिस्सा मेरे पास आएगा। तो बाकी पॉइंट्स में कहीं भी नहीं, फाइनेंशियल वाले में याद रखिए कि किसी भी तरीके से उतने शेयर्स या उतना मेरा इंटरेस्ट है जिससे जो है कहीं ना कहीं मैं जब जजमेंट सुनाऊंगा उस कंपनी के ऊपर तो मैं बाइस्ड हो जाऊंगा। तो कहा गया ऐसे केस में मेरी सेवा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये सिर्फ फैक्ट पे डिपेंड करता है। No, that is not a. No. If someone has taken some shares and unfortunately the case arrived and
that means the company is a party of dispute. And on the same time, the chairperson or member having the share of the same company, then it need to be discussed that what exactly the circumstances, whether it is 40% or whether it is 4 share. If it is 4 share, nothing to worry. Because if you have just 4 share of a company, you cannot be biased. तो इसीलिए तो मैंने बोला ये फैक्ट पे डिपेंड होगा कि अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर हैं, भाई मैं सीसीआई में हूं, इसका मतलब मैं और इन्वेस्टमेंट ना करूं क्या? जरूर करूं, लेकिन कल को अगर कोई ऐसा केस मेरे सामने आता है जिसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा, तो ऑब्वियसली ऐसे केस को मैं हैंडल नहीं कर सकता। और ये आप सुने भी होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अभी केस फाइल हुआ था। क्या अपने केस में वो खुद थे बेंच में? थे? याद है ना, अभी अभी हुआ था, एक केस फाइल किया गया था जो रंजन गोगोई उनके ही अगेंस्ट, तो वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी मुश्किल से 4-5 महीने हुए हैं, उनके ऊपर मोलेस्टेशन या कोई केस फाइल किया गया था। तो उसमें जो है उनके ऊपर जब किया गया तो उस केस में वो खुद नहीं थे जज, तो कोई और थे। इसका मतलब ये थोड़ा है कि जज के पोस्ट से चले गए, वो तो तब जाएंगे जब उनके ऊपर ये चीज क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर उन्होंने ऐसा पोजीशन एक्वायर अप कर लिया है डबल एम्प्लॉयमेंट जैसा, तब तो सीधे गए। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहां उस कंपनी में वो इन्वॉल्व है, तो उसके जो मैटर को वो सॉल्व नहीं करेंगे। अब 5 ही साल के लिए आप चुने जाएंगे ना, 5 साल के बाद कहीं और एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं या नहीं? सोच के देखिए, 5 साल की सेवा, जरूरी तो नहीं कि रीअपॉइंटमेंट होगा। कह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर, कह रहे हैं कि चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम हाउ मेनी ईयर्स। लेकिन क्या सारे जगहों पे? इसका तो 2 साल तक जो है वो कुछ ना करें, कहा गया नहीं। इन एनी एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिमूविंग या कंप्लीटिंग, या तो 5 साल से पहले निकाल दिया गया था उनको, या उनका 5 साल क्या हो गया, पूरा हो गया। His service from CCI, if that organization has been a party to any proceeding before CCI, इस 5 साल के दौरान जब आप मेंबर थे या चेयरपर्सन थे, तो बड़े सारे कंपनी के केसेस आए होंगे। आप सिर्फ उन कंपनीज में नहीं जा सकते हैं, वो भी कितने दिनों के लिए? पहले 2 साल के लिए, जो पार्टी ऑफ डिस्प्यूट थी। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने फेवर में सुनाया या अगेंस्ट में सुनाया, वो कंपनियां आपने जिनको अपने कार्यकाल के दौरान, अपने टेन्योर के दौरान, अपने 5 साल के अपने जो है वो सेवा के दौरान अगर उनके फेवर या अगेंस्ट में फैसला सुना है, तो उस कंपनी में कितने दिन के लिए नहीं जाएंगे? ऐसा इसीलिए किया गया कि कहीं ऐसा ना हो अंतिम समय में वो किसी कंपनी को बोले कि मेरा एक सीट डायरेक्टर का सुरक्षित रखना, मैं केस तुम्हारे फेवर में कर देता हूं। पॉसिबल? बस इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन ये इस बात को मानते हैं, मैं नहीं, कंपटीशन एक्ट इस बात को मानता है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है वो बिल्कुल दूध की धुली हुई है। गवर्नमेंट कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मैंने पर्सनली बोला मैं ये नहीं मानता। ये कौन मानते हैं? कंपटीशन एक्ट। वो कहते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन तब नहीं है जब आपने किसी गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट और फेवर में भी तो फैसला सुनाया होगा। भाई ओएनजीसी है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इतने सारे तो हैं, नहीं है? एचपीसीएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, दुनिया भर की कंपनी है, इनके भी तो मामले हो सकते आए होंगे। तो कहते हैं इनके मामले भी आएंगे ना, तो ये एकदम पाक साफ होते हैं, ये किसी को कोई ऑफर वगैरह नहीं देते हैं, कोई भी मिलावट नहीं करते हैं। कहा ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर इन कंपनीज के लिए रिलेटेड आपने कोई भी फैसला सुनाया है, तो भी आप पहले 2 साल में यहां पे अपॉइंट हो सकते हैं। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट कंपनी के अलावा कोई कंपनी आपके 5 साल के दौरान आपने उनके ऊपर फैसला सुनाया, फिर बोल रहा हूं, चाहे फेवर में चाहे अगेंस्ट में, दोनों में से कुछ भी हो, आप क्या नहीं कर सकते? आप वहां पे पहले 2 साल तक जो है कोई पोजीशन नहीं ले सकते हैं, 2 साल बाद ले सकते हैं। लेकिन यही मामला अगर गवर्नमेंट के साथ, कंपनी के साथ है तो कोई बात नहीं, यहां से आज रिटायर हुए कल वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। यह रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर। कहा कि सीसीआई के क्या क्या पावर है। कहा कि सीसीआई के वही सारे पावर हैं जो पावर आपको जो है वो दिया गया है किसको? किसको? सिविल कोर्ट को। यानी कि इनको भी वो सारे राइट्स रहेंगे जो सिविल कोर्ट को दिया हुआ, कि किसी भी विटनेस को बुला सकते हैं और बोलेंगे कि गीता पे हाथ रख के कहो, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं। किसी को बुलाया और कोई नहीं आया तो उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? वारंट वगैरह जारी कर सकते हैं। कहा कि इनके पावर है कि अगर कहीं
एब्यूज पोजीशन का वो क्या कर रहे हैं, डोमिनेंट पोजीशन का क्या कर रहे हैं, एब्यूज। मैं बताऊंगा आपको जब आपके प्रिंटेड नोट्स पे आऊंगा कि डोमिनेंट पोजीशन की एब्यूज करने का क्या मतलब। जैसे अभी मैंने आपको नहीं बताया कि एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट का क्या मतलब है, वैसे ही बताऊंगा। लेकिन अभी बस इतना जानिए कि आप चूंकि ताकतवर हैं, आप ज्यादा बड़े मार्केट पे डोमिनेंट है, जिससे आप उसका गलत इस्तेमाल करें, मनचाहा प्राइस रख रहे हैं, ये कौन तय करेगा, सीसीआई। यही तो इसके पावर है, डिटरमाइन कि किसी भी एग्रीमेंट का एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट है कि नहीं कंपटीशन पे। जितने चीज हमने पढ़ा है वो सारे पावर तो इसी के पास आएंगे। अरे भाई ऐसे ही थोड़ा ना बोल देंगे एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट, कौन उसको डिसाइड करेगा, सीज एंड डेजिट ऑर्डर। कब, जब कहीं यूटीपी और आरटीपी हो रहा है तो क्या ऑर्डर जारी करेंगे कि बंद करो, ये प्रैक्टिस नहीं, कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कर रहा है, क्या ऑर्डर जारी करेंगे, सीज एंड डेजिट। सीज एंड डेजिट का मतलब है इस चीज को बंद करो और भविष्य में भी मत करना। टू ग्रांट सच इंटरिम रिलीफ, कब, जब लगेगा जरूरी है। जैसे पेप्सी का मामला, मैगी का मामला, अगर ऐसा लगता है कि जब तक हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ये कंज्यूमर के लिए सही है या नहीं है, तब तक तो पता नहीं कितने कंज्यूमर सही हो चुके रहेंगे। तो ऐसे केस में ये चाहे तो कोई इंटरिम जो है वो रिलीफ क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। टू अवॉर्ड कंपनसेशन, बिल्कुल वही जैसे रिडर्सल मशीनरी कर रहा था, कंपनसेशन आपको नुकसान हुआ, अंतर इतना ही है कि वहां पे सिर्फ जो है तब देते थे जब मामला क्या हो, कमर्शियल ना हो, रीसेल का ना हो। यहां पे आपने कोई सामान खरीदा है, ट्रक वगैरह खरीदा, कमर्शियल यूज कर रहे हैं, नुकसान हुआ आपको, आपके चीज की भरपाई नहीं की गई, आपको भी ये दिला सकते हैं। ट्रक में खराबी आई, टाइम दिया हुआ था 1 साल का, नहीं ठीक किया गया, आपको इस कारण नुकसान हुआ, इतने दिन तक आप ट्रांसपोर्टेशन काम नहीं कर पाए, आपको भी कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन यही चीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं था, वहां कंपनसेशन था लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब, जब हम कंज्यूमर होते हैं। और वहां कंज्यूमर का ही मतलब था कि ये आप ना रिसेल के लिए कर रहे हैं ना किसके लिए, कमर्शियल पर्पस। यहां पे सबके लिए है। अगर आप कंज्यूमर हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग तो भी कंज्यूमर, और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, रिसेल और किसके लिए कर रहे हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए, तो भी। टू ऑर्डर डिवीजन ऑफ व्हाट, डोमिनेंट अंडरटेकिंग, टू ऑर्डर डिमर्जर। ए और बी मिल गया और मिल करके तांडव करना शुरू किया, ए भी मिलकर के कोई कंपनी बना ली। अब ये पहले ये पेन बेचता था, ये पेंसिल, अब दोनों बेचने लगा। अगर इन्हें लगता है कि इन दोनों के मिलने से ये मोनोपोली कर रहे हैं मार्केट में, तो इन्हें क्या ऑर्डर देंगे, चलो भाई डिमर्ज हो जाओ, यानी फिर से ए और बी क्या हो जाओ। देखिए ये सब कहां था, एमआरटीपी एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जहां वहां दायरा रुक गया तभी तो हमने नए एक्ट को लाया। और यहां इन्होंने बोला कि आए दिन मर्जर अमलगमेशन हो रहा है, आगे बताऊंगा भी मर्जर अमलगमेशन को कैसे ये कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि उसका एप्रिशिएबल क्या हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, मर्जर अमलगमेशन भी तो एग्रीमेंट से ही होंगे और वो रिटेन एग्रीमेंट होता है। टू ऑर्डर कॉस्ट फॉर फ्रिवोलस कंप्लेन, फ्रिवोलस कंप्लेन का मतलब होता है मनगढ़ंत, झूठा कहानी। कह रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये वर्ड नहीं था फ्रिवोलस, लेकिन यहां क्यों दिया हुआ है वो सुन लीजिए। यहां इसलिए ये दिया हुआ है क्योंकि जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ कंज्यूमर को रिलीफ देते हैं, यहां पे कमर्शियल पर्पस में भी रिलीफ दे रहे हैं। तो पॉसिबल है कि कोई जानबूझ करके कमर्शियल राइवली के कारण, दुश्मनी के कारण एक कंपनी जो है वो किसी को प्रोवोक करेगा और बोलेगा कि जा इसके अगेंस्ट केस फाइल कर दे, खर्चे मैं दे रहा हूं। तो कहा गया ऐसे में दूसरी कंपनी तो डिफेम हो रही है। मान लीजिए कि मारुति भी कार बना रही है और इधर जो है वो हुंडई भी बना रही है। अब हुंडई जो है वो मारुति कंपनी पे करना चाहती है केस, तो किसी कस्टमर को बोला कि आप केस फाइल करो कि ये कार में प्रॉब्लम हुआ, हम बुला रहे हैं बार बार तो भी नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो वो देखेंगे कि आपने कॉल सेंटर कॉल किया था, क्योंकि हर जगह रिकॉर्ड रहता है, या आप सर्विस सेंटर गए थे और क्या उन्होंने रिफ्यूज किया। और अगर पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बस आप इन्फ्लुएंस हो गए थे, हुंडई वाले ने आपको पैसा दे दिया 2 लाख रुपए तो आपने ऐसा कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रिवोलस कंप्लेन। और इस केस में जो कंज्यूमर था, जो उल्टा गया था कि मुझे कंपनसेशन दिलाओ, उल्टा उसे ही क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन नहीं था, ये इसीलिए किया गया क्योंकि लोग ऐसे में झूठ मूठ का मनगढ़ंत जो है वो कहानी बना देते थे कि मैंने सामान खरीदा और उसमें ये दिक्कत आया, इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया। तो अगर सही में है तो कंपनसेशन, झूठा है तो आप दीजिएगा, अब आप जो है वो कॉस्ट पे कीजिएगा। ये है किसके पावर, सीसीआई के। अब इसमें हमें देखना रहेगा कि ये जो मर्जर अमलगमेशन होता है, तो क्या मर्जर अमलगमेशन ना हो,
और अगर मर्जर अमलगमेशन ना हो तो बिजनेस बड़ा कैसे होगा। इन्होंने एक खास रास्ता निकाला और कहा कि मर्जर अमलगमेशन से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मर्जर अमलगमेशन के होने से अगर कंपटीशन इफेक्ट हो रहा है बैडली, तो इस केस में उन्होंने लिमिट दिया कि कब हम कहेंगे कि अरे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आपस में मर्ज हो रही है, परमिशन मत दो। कहा नहीं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हो रही तो अलर्ट हो, पता करो कि कहीं इसका बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है परमिशन दे दो। कह रहे कि छुटकन की महाभारत आपस में मिल रहे हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलने दो। कहा नहीं, चेक तो करो कि कहीं बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है। कहीं क्या बुरा असर पड़ेगा, हमारे दुबले पतले जो है 20 लोग खड़े हो गए। तो ऐसे केस में जो है क्या लॉ एंड ऑर्डर को अलर्ट होना चाहिए कि दंगा फसाद मचा देंगे, कत्लेआम मचा देंगे? कह नहीं, लेकिन अगर 10 बागर बिल्ले जमा हो जाए तो कहा क्या जरूरी है कि वो खड़े हैं तो वो दंगा फसाद ही करेंगे? कहा नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो तोड़फोड़ करने लगे तो अलर्ट तो पहले से रहना चाहिए। तो ऐसे ही किस तरह के कंपनी के मिलने पे, कितनी बड़ी कंपनी, और कंपनी बड़े का मतलब क्या साइज में होता है? यहां बड़े का तो मतलब है उसका पेड अप कैपिटल, उसका टर्नओवर, एसेट, यही सब तो है। तो किन किन चीजों को हम कंसीडर करेंगे और कैसे ये लिमिट निकालेंगे, तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। यहां तक के चीजों को अच्छे से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और जो मैंने आपको बोला है वो जरूर करेंगे। लिखने वाला इसमें से जो भी एक चीज लगे पढ़ लीजिए, और पढ़ के उसको क्या कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। नहीं लिख पाते हैं कोई बात नहीं, फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए, लेकिन देख के मत लिखिए, रिवाइज कर करके तब लिखिए। चलिए, तो फिलहाल आपके लिए मेरी आज की सारी सेवा खत्म। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।